अस्सलाम वालेकुम, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ है FM 98.6 की। सामीन, आप खैर से होंगे, खैरियत से होंगे, अपने सैटरडे को एंजॉय कर रहे होंगे, और मेरी आवाज़ आपको घर में, मोबाइल पे, गाड़ी चलाते हुए, रेडियो पे सुनाई दे रही होगी, और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज का गेस्ट कौन सा है। और वो मज़े का गेस्ट कौन सा है, एनी राशिद है। एनी राशिद जोनसी हैं, वो डिप्टी मैनेजर हैं NTS में, और साथ ही साथ इवेंट्स को भी मैनेज करती हैं, मॉडरेटर और स्पीकर भी हैं। एनी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत है जी। जी जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत आला। तो एनी, हमारा ना ये जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, इसमें हम बिलखसूस बात करते हैं, जो पर्सन हमने बुलाया है गेस्ट, उसकी थोड़ी लाइफ हिस्ट्री, उसकी एजुकेशन के बारे में, और हम ये बात करते हैं कि वो यहाँ तक कैसे आया, सारी कहानी क्या है। तो शुरू करें कहानी। बिल्कुल कासिम, इतनी लंबी कहानी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे करियर स्टार्ट किए हुए भी कुछ साल हुए हैं, और मैंने अपनी मास्टर्स MS की डिग्री ली थी 2012 में, और मैंने हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पहले BCom ऑनर्स किया। फिर मैंने MS ऑनर्स किया। मेरे जो मेजर्स थे वो मैनेजमेंट थे, लेकिन साथ साथ मैं कुछ ना कुछ करती रही। जिस तरह से पहले मैं मिज़ान बैंक में रही, कुछ साल वहाँ पे सर्विसेज दी। मिज़ान बैंक के बाद जब मुझे लगा कि MS की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी सोसाइटी में अब ग्रेजुएशन और मास्टर्स को वो वैल्यू नहीं दी जा रही होती है, और बहुत ज़रूरी है कि आप या तो MS हो या PhD हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने साथ साथ अपना MS स्टार्ट किया, और साथ में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में एज ए लेक्चरर चली गई। अच्छा जी। तकरीबन एक सेशन वहाँ पे पढ़ाया था। तो उसके बाद मेरा ये कंप्लीट हो गया, थीसिस वर्क भी हो गया, तो साथ में ही मुझे जॉब की ऑफर हो गई। एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मैंने एज आ HR मैनेजर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया, और ग्रेजुअली फिर चलते 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 एक दिन ऐसा आया कि मुझे NTS से ऑफर हुई, और माशाल्लाह से मैंने NTS के अंदर एक लम्हा भी ना सोचते हुए जंप कर दिया। बहुत आला जी, बड़ा ज़बरदस्त। ये छोटी स्टोरी नहीं है, मेरा ख्याल है इस पे कई साल लग गए होंगे वैसे सारा करते करते हैं ना? अगर वैसे सोचा जाए तो माशाल्लाह से जी 24 साल लग गए इसके अंदर, और 26 साल लग गए NTS में पहुंचते पहुंचते। बहुत आला जी, बहुत आला जी। यानी ये बताइएगा कि आज हमारी जो यूथ है वो बड़ी, मतलब मोटिवेशन कोई नहीं है, कोई विजन नहीं है, पैशन नहीं होता। वो पढ़ रहे होते हैं, BS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे कुछ नहीं है फ्यूचर। आप क्या कहेंगी उनके बारे में? मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। अब मैं देखूं किसी को कि वो अपनी PhD कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और मैं इसको देखे बगैर कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत भी है या नहीं है, हम एक बस देखा देखी दूसरों के उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। उसके अंदर ना तो बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन होती है, ना उसके अंदर वो कोई इस तरह का मतलब इन अदर वर्ड्स उनके अंदर इतनी कोई एनर्जीज नहीं होती हैं जिनको वो फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम है एक तो। दूसरा ये कि कुछ दिन पहले मेरी अपनी फ्रेंड से मुलाकात हुई। उसकी छोटी सिस्टर से मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो उसने कहा मैं MCom करने लगी हूँ। मैंने कहा MCom क्यों? कहती है क्योंकि BCom के बाद MCom ही होता है। मैंने कहा व्हाई डोंट यू गो फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाई डोंट यू गो फॉर एनी अदर फील्ड? अब एक स्पेसिफिक फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, यही क्यों बिजनेस की साइड पे, या इंजीनियरिंग में IT ही क्यों? इससे आगे भी निकलना है, इससे आगे हमें डायमेंशंस निकालनी है, और इसके लिए मेरा एक कोशिश है कि मैं HEC में एक प्रपोजल दूं कि हर साल डिमांड के हिसाब से एक वो थीसिस को शाया करें, जिसके अंदर वो मेंशन करें कि मार्केट के अंदर किस चीज की जरूरत होगी इन कमिंग ईयर्स, ताकि उनको देखते हुए स्टूडेंट्स अपनी कैपेबिलिटी को उसी तरफ यूटिलाइज करें, बजाय इसके ये कि वो मैनेजमेंट पढ़ने के बाद आगे जाके फाइनेंस की जॉब कर रहे हो। और ये बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पर, ये बहुत मसला है। और मैं बड़ा ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि अक्सर वो लोग जिन्होंने HR, जिन्होंने मैनेजमेंट, जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी होती है, वो मार्केटिंग में होते हैं। सही। ये बहुत बड़ा नाकाम होते हैं। नाकाम शायद ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों की कॉम्पिटेंसी होती है, कुछ लोगों की एबिलिटी होती है कि उनका स्पोकन अच्छा है, उनको आप मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं?
ये यूनिवर्सिटीज की एंड पे भी होना चाहिए कि बीकॉम ऑनर्स से अगर हो रहा है या बीएस हो रहा है या बीसीएस हो रहा है तो उसकी इंटरव्यूज में उनके टीचर्स को, उनके प्रोफेसर्स को उनकी असेसमेंट करनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो सवाल साथ ही आ रहता है, प्रोफेसर्स की असेसमेंट कौन करे, कि प्रोफेसर हैं भी कि नहीं? प्रोफेसर्स की असेसमेंट हम करते हैं, एनटीएस करते हैं। उनको बनाने से पहले उनका गैट नेट करवा लेते हैं ताकि उनकी असेसमेंट हो जाए, जिनको बहुत ज्यादा कहा जाता है कि पिछले दिनों कहा जा रहा था कि गैट सब्जेक्ट में 59 नंबर पे क्यों रोक देते हैं। इसका कोई ऐसा पैटर्न दे दें ताकि हमें आसानी हो जाए। मैंने कहा खुदा के बंदे, ये असेसमेंट है, ये कोई पर्चा या पेपर नहीं है जिसका हम आपको एक पैटर्न दे दें। असेसमेंट का कोई पैटर्न नहीं है, हर बंदे की असेसमेंट का एक तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि हम उनको बता दें कि आपका ये असेसमेंट होगा, ये तो फौरन का फौरन रिस्पॉन्स है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक सवाल साथ ही आ जाता है कि क्या हमारा जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, ये जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से चेक किया जा रहा है और फिर डिग्री मिल जाती है, क्या वो ठीक नहीं है? एनटीएस की ज़रूरत क्यों है? एनटीएस की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि अक्सर बच्चे लगाते हैं रट्टा और वो पेपर में हो जाते हैं पास, लेकिन जब उसके सामने वही गैट सब्जेक्ट या गैट जनरल आता है या उसका कुछ पोर्शन आता है, नेट का आता है, तो वो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते। अच्छा, अगर इस तरह से है, अगर उनको इतना ही अच्छे से उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है तो वो उनके उससे मुतालिक जब सवालात होते हैं, जब एमसीक्यूज आते हैं, तो वो बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है, मतलब क्योंकि कुछ आइडियाज भी नए आने होते हैं ना, हम यहाँ बैठ के अगर सोचें कि हमारा जो सिस्टम एग्जामिनेशन है उसमें एनटीएस स्टाइल आ जाए, पॉसिबल है? ताकि लोगों को जो गिला है थोड़ा सा एनटीएस से, गिला तो है ना, वो बेशक उनकी नालायकी है, नहीं, और उस नालायकी से गिला कर लेते हैं। ये शायद हमारी तरफ से कोई कहीं ना चाहते हुए कोई कमी बेशी रह गई हो, लेकिन दानिस्ता नहीं हुई होगी। इस पे इस तरह से है कि क्योंकि एचईसी की सपोर्ट थी हमें, एचईसी ने ये कहा कि ये कंपलसरी है। तो और वैसे भी जब कोई बच्चा फेल होता है तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं आता, वो ये कहता है कि शायद टीचर ने सही नंबर नहीं लगाया या टीचर का मूड ऑफ था। ये बड़ा कॉमन, ये तो इल्जाम लगाना तो कहते रहे। बहुत सही है। वैसे ये तो प्रैक्टिस अच्छी खासी है हमारी, सही कह रहे हो। अच्छा, आप क्या समझती हो कि एनटीएस जोन्स है वो कितने % अगर कहें तो उसकी असेसमेंट और एक्यूरेसी जोन से हम मान सकते हैं? इसमें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मैं आपको कह सकती हूँ कि ये 100% है। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट हमें आ रही होती हैं जिनके ऊपर हम एक्सक्यूज़ भी करते हैं, और काफ़ी ऐसे ख़त आते हैं जिनको देख के हम खुद आपस में देख रहे होते हैं कि खुदा के बंदे, इतनी बड़ी अप्रोच लगा दी एक नौकरी के लिए या एक गैट और नेट को क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी अनासर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर तो काफ़ी पिछले दिनों कुछ पॉलिटिकल फिगर्स ने भी इसकी गवाही डाली, और कुछ ऑपोजिशन के भी, और कुछ अभी जो हालिया हुकूमत है हमारी, उन्होंने भी इसकी ऊपर कहा कि अभी पंजाब पुलिस की हुई है और केपी की पुलिस की हुई है भर्ती, उसके अंदर काफ़ी ट्रांसपेरेंट थे। और इसकी तो ये भी है कि कहा जा सकता है कि इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि अगर हमें कोई कहे भी कि आपकी जॉब होनी करवा दे हमारी, और उसके लिए कोई अच्छी अप्रोच भी हो, तो हम उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। बहुत आला, यानी ये तो कहा जा सकता है कि इसमें किसी किस्म की चीटिंग या गुंजाइश नहीं है, हकदार को हक मिल जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। पाकिस्तान में जी एक ऐसी जगह सामीन जहाँ पर हकदार को हक मिल जाता है, और वहाँ पर मौजूद हैं एनी राशिद, डिप्टी मैनेजर। एनी, एक जो मेरा सवाल मेरे उठता है कि हम लोग जब पढ़े, आज से 15-20 साल पहले की बात है, यूनिवर्सिटी में, यूईटी में थे। अच्छा, वहाँ बैठ के हम सोचते थे कि इतनी मेहनत हम लोगों ने की है और नंबर देने के लिए, उसके बाद एंट्री टेस्ट दरमियान में आ गया, नया एंट्री टेस्ट आया था उस ज़माने की बात, बड़ा गिला था, सच्ची बात है। अब जाके एक सिस्टम बन गया है। मैं थोड़ा सा हटूंगा एनटीएस से, एंट्री टेस्ट पे जाने लगा हूँ, क्योंकि बेशुमार स्टूडेंट सुन रहे होते हैं और वो सवाल करते हैं जी एंट्री टेस्ट क्यों और क्यों ख़त्म हो रहा है। ये क्या वजह है कि एक सिस्टम जब मिच्योर हो जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर उस पर इतराज़ात आ जाते हैं? ये तकरीबन वही मिजाज नहीं है कि सड़क बनाने के बाद खुदाई होती है कि वो तार डालनी रह गई थी। वो पता है ना कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भूलते नहीं हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ऐसा कोई सिस्टम जो एप्लीकेबल हो जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि शायद इससे बेहतर हो। जिस तरह मैं मुझे याद है कि जब मैंने अपना मैट्रिक किया था, तो उस दौर में 9th और 10th ही अलग अलग हो गई। अब वो इतना मुश्किल वक्त था कि 9th की किताबें आ गई और पेपर नहीं हो रहे, पेपर आ गए और किताबें नहीं आई, कुछ इस तरह का सिलसिला था। उसके बाद जी कुछ टाइम के बाद पता लगा कि उनको इकट्ठा कर दिया गया। उसके बाद फिर जी ये हुआ कि उनको अलग करके उनके नंबर बढ़ा दिए गए। कंसिस्टेंसी नहीं है। अब मुझे एक बहुत गिला है कि इतने ज़्यादा
आपकी प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं है। हाँ। अब एमकॉम 18 ईयर्स भी है, एमकॉम 16 ईयर्स भी है। हाँ। और ये मेरे साथ हुआ कि जब मैंने बीकॉम ऑनर्स किया और मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, और मैं सबको एक क्लैरिफिकेशन देती रहती थी कि ये 16 साल की एजुकेशन है। हाँ। क्योंकि बीकॉम जो हमसे पहले की नस्लें गुजर गई हैं, उनको ये लगता है कि 14 साल ही एजुकेशन है। उनको इतना अंदाजा नहीं था कि ऑनर्स का वर्ड जब साथ में आ गया तो 16 ईयर्स है। अब थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो गई, लेकिन जो हमारा बैच था, हम लोगों को क्यों जाना पड़ा फॉरेन एमएस की तरफ? क्योंकि हमें मार्केट की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई। देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन आपकी एकेडेमिया और आपकी सही जॉब मार्केट सारी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। अच्छा, मैं बात अब यहीं से टर्न करके ना लेके जाऊंगा अपने एजुकेशन सिस्टम पे। और आप क्या देखती हो, क्या एक यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चे को वो मिल जाती सब चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं? बस तस्वुर आता है एक बच्चा जो कॉलेज में है, स्कूल में है, कि यूनिवर्सिटी क्या कमाल की चीज़ होगी, कैसे बला के प्रोफेसर्स होंगे। जब वहाँ जाता है तो पता लगता है कि 70-80% की कम्युनिकेशन स्किल्स ही बड़ी वीक है और उनकी कन्विंसिंग और कन्विक्शन ही नहीं है। और सबसे बढ़ के ये कि उनके अपने कंसेप्ट से क्लियर नहीं है। तो कहाँ ऐसा कमी है, कैसे उसमें बेहतरी आ सकती है? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम हेले से पढ़े हो ना। जी जी। हेले से पढ़ने वाले को मैं इसलिए बड़ा भला जानता हूँ क्योंकि हेले में बहुत दफ़ा जाता हूँ ट्रेनिंग्स देने के लिए, सेशंस डिलीवर करने के लिए। कभी मुसरत अब्बास बुला लेता है, कभी आमिर बुला लेता है, तो मैं जाके देखता हूँ बच्चे सेशन के बाद मिलके कहते हैं हमें कुछ समझाने वाला क्यों नहीं सर मिलता। बिल्कुल इसी तरह से है। एक तो समझाने वाले मुनासिब नहीं है और एक समझने वाले समझने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप इसको देखें कि एक बच्चा जो कि पढ़ के जाता है, उसके बाद वो क्यों नहीं आर्टिकल्स को रीड आउट करता, उसके अंदर क्यों तलब नहीं है? वो वही बात आ गई कि उसमें मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर वो एनर्जीज नहीं है जिनको उसने एक राइट डायरेक्शन में लगाना है। ये तो स्टूडेंट्स के एंड पे हो गया। अब टीचर्स के एंड पे ये मसला है कि उन्होंने पहले जब पढ़ा तो उनको अपनी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं थी। वो साइड पे आ गए और पढ़ाने के लिए तो वो तैयार हैं, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर उनकी ग्रिप नहीं है। और जिनकी ग्रिप है वो अपने आप को इस तरह नहीं समझते कि वो लो लेवल को, लाइक आपकी इंटर लेवल को, ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाएं, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक करने की जरूरत है। टिपिकल प्रोफेसर बन जाते हैं। ये बहुत अलमिया है हमारे पाकिस्तान में। सामिन, आप हमारे साथ हैं और मंजिल का मुसाफिर, और आज हमारे जो मंजिल की मुसाफिर हैं वो एनी राशिद हैं। मंजिल का मुसाफिर हमने प्रोग्राम का नाम इसलिए रखा है कि वो लोग जो किसी मकसद के साथ जी रहे हैं, जो कोई टारगेट रखते हैं, जिनके पास पैशन है, जिनके पास मोटिवेशन है, जो ज़िंदगी को ज़िंदगी समझते हैं और जिन्होंने वक्त, इसमें कोई उम्र की भी कैद नहीं है। कमाल देखिए हमारे गेस्ट की, कोई भी आज माशाल्लाह इतनी यंग एक लेडी हमारे सामने बैठी, इतनी सक्सेसफुल लेडी बैठी हुई हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये बिलखसूस एक मकसद के साथ जुड़े लोगों के साथ है, जिनके पास मंजिल है। साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़े का गाना सुनिए। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ FM 98.6 की आवाज़। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एनी राशिद हैं। एनी से बात हो रही थी NTS सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की, और साथ ही साथ में कि कितना ज़बरदस्त सिस्टम ये है और कैसे इन्होंने शुरू किया अपना कैरियर, यहाँ तक पहुँचे। अब हमारा जो सेगमेंट है वो सामिन आप जानते हैं, इसमें मज़े मज़े के सेगमेंट्स आ जाते हैं, हम अचानक क्रिएट भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए। तो एक दम से एनी को चुकाते हैं और पूछते हैं कि एनी, अगर आपको एक मौका मिल जाए कि कुछ भी बनना है तो क्या बनोगे? थोड़ा मुश्किल सवाल है कासिम, और बहुत स्पॉन्टेनियस है कि क्या बनना चाहूँगी। शायद अगर मुझे अथॉरिटी मिले तो मैं पॉलिटिक्स में आके कुछ मुल्क के लिए बेहतरी लाना चाहूँगी। कौन सी सीट दोगे? मिल गई है ना आपको? सोचो, कुर्सी तो एक ही होती है कासिम। कुर्सी होती है और एक ही तो कुर्सी की लड़ाई चल रही है। कमाल है ना, वैसे है इतने धरने हो गए हैं एक कुर्सी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस सीट पे बैठ के ना, जिसके लिए लोग धरने कर रहे हैं और जिसके लिए लोग आ जा रहे हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, आप उस सीट पे बैठ के, अब एनी का नाम जो उनसे प्राइम मिनिस्टर एनी राशिद हो चुका है, क्या करेगी? इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, क्या करेगी ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इन्फ्लेशन रेट को आप देखें, सबसे अहम चीज़ जो मुझे हर जगह बैठ के सुनने में मिल रही होती है वो होती है महंगाई। लोगों को ना खाना मिल रहा होता है, ना पीना मिल रहा होता है, लेकिन हर सड़क के ऊपर, एक सड़क के ऊपर बेशुमार गाड़ियां हैं।
ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि इनको पहले कंट्रोल किया जाता? अब जब सड़कें बनाई जा रही हैं, मैं किसी हुकूमत के हक में या खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं धरने वालों के हक में बात कर रही हूँ, ना मैं नून लीग के हक में बात कर रही हूँ, मैं सबके हक में बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ इस तरह के सिस्टम होने चाहिए कि बजाय इसके ये कि हम गाड़ियों की तादाद को ज़्यादा करते जाएं, फाइनेंस देते जाएं, हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बनाते हैं जिसकी वजह से हम एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ी सा प्रमोट करें, उसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट लेके आए, बजाय ये कि हम इस तरह की चीज़ों को ऊपर प्रमोट करते हैं जिनके ऊपर प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखिए हमारे पास इस वक्त, अभी थोड़े टाइम पहले मैं जब यहाँ से ड्राइव करते हुए आ रही थी आपके यहाँ तक, FM तक, बेशुमार गाड़ियाँ, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं 1 घंटे में नहीं पहुँच पाऊंगी, जबकि मैंने सिर्फ मॉडल टाउन से यहाँ तक आना था। इतना सा रास्ता क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, प्लानिंग ही नहीं सारी की हुई। बिल्कुल, बेसिकली प्रॉब्लम है प्लानिंग की, बेसिकली प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की। शायद मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहूंगी जिसके अंदर आपकी मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय इसके ये कि डेवलपमेंट को। जब मैनेजमेंट होगी तो डेवलपमेंट खुद ही आ जाती है। आप क्या समझती हो एक प्राइम मिनिस्टर का विजन कैसा होना चाहिए? पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक पढ़ी लिखी आवाम, जिसके अंदर तादाद ज़्यादा है अब MS की या 18 साल या 16 साल एजुकेशन की। क्या आप ये चाहेंगे कि हमसे ऊपर ऐसा बंदा आके बैठे जो कि हमसे कम पढ़ा लिखा हो? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात। ऐसा बंदा हमें चाहिए होता है जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। हमारी एज ए यूथ एक तवक्को ज़रूर होती है, और शायद ये आवाम सुनती भी उसी की है जो उससे ज़्यादा ऊपर का पढ़ा लिखा बंदा हो या इससे बड़ा ऊपर की पोस्ट के ऊपर हो। तो ये बड़ी मेरी एक उम्मीद है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो कि इतना ज़रूर पढ़ा हो, जो मुझसे ज़्यादा पढ़ा हो, तो मैं उसकी ज़रूर सुनूंगी। क्या बात है, वैसे बहुत आला ना आइडिया, बहुत शानदार। आप क्या समझती हो कि प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशन के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का एक्सपोजर क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? मैं छोटा सा सवाल को इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ इस तरह से कि मैं अमेरिका में पढ़ रहा कि जिन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, पॉलिटिक्स में आके, उनकी सारा बैकग्राउंड एजुकेशन से था। हमारे साथ ऐसा क्यों है कि जो तालीम की सीट पे बैठता है वो तालीम को जानता भी नहीं होता? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ना चाहते हुए भी ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के लोग हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब उनको हमारे बाहर से कुछ लोग जो आए होते हैं, एम्बेसडर्स आए होते हैं, उनके सामने जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। कुछ कॉन्फ्रेंसेस में मेरा जाने का ऐसा इत्तेफाक हुआ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से गुफ्तगू की गई कि बहुत शर्मिंदगी हुई। इसलिए मेरी एक यूथ की तरफ से एक आवाज़ है कि बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो कि इतने काबिल हों कि वो बोल सकें, और इतने काबिल हों कि अगर नहीं हैं इतने काबिल कि वो बोल सकें तो बराए मेहरबानी उर्दू में बात कर लें। बहुत आला वैसे। और एक ट्रांसलेटर रख लें। जैसे आप देखें जापानीज हैं, चाइनीज हैं, वो अपनी जुबान को नहीं छोड़ते हैं, वो ट्रांसलेटर को साथ में रखते हैं, लेकिन बात तो कर सकते हैं। वो बात तो कर सकते हैं। बात सही है। यहाँ पर सारे गूंगे के पहलवान हैं, सारे के सारे जो उनसे जी बिल्कुल इस तरह के हैं कि मैं घर वापस भी जाना चाहती हूँ और यहाँ से किडनैप नहीं होना चाहती हूँ। बहुत कमाल। अच्छा एनी, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हो, तो आप ये बताओ पाकिस्तान को कैसा छोड़ के जाना चाहोगी? आखिर इंसान इम्पैक्ट डालता है, डेंट छोड़ के जाता है, तो क्या देखती हो कि तुम्हें पूरा टेन्योर तुमने पूरा किया है, पाकिस्तान उसके बाद कैसा होगा? पाकिस्तान पे कर्जा नहीं होगा। ये मेरी उम्मीद ज़रूर है कि चाहे थोड़े थोड़े करके हम सब लोग मिलके और सारी आवाम मिलके ही करना चाहेगी, पाकिस्तान को कर्जे से निकाल लेगी। ऐसी कौम की क्या इज्जत होगी जिसके ऊपर इतना कर्जा है? हम जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, मेरा इत्तेफाक होता है जाने का, तो आप यकीन करें जब वो पाकिस्तानी का सुनते हैं तो उनके ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जैसे शायद हम अपनी मासी के लिए भी ना देते हों। सही 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 सही। और ऐसी मासी जो काम नहीं करती। सही 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 सही। तो आप खुद ही सोच लें कि आप, बल्कि खुद भी आपका भी जाना होता होगा कि पाकिस्तानियों को कैसे किया जाता है। और जब आप इमिग्रेशन की लाइन में होते हैं तो आपको पीछे भेज दिया जाता है कि पाकिस्तानी दूसरी तरफ। बात सही है। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ चुका है कि पाकिस्तानियों को हमेशा बाद में रखा जाता है? वो ट्रेनिंग्स करवाई जाती है ना कि जी लेट्स बिकम अ ब्रांड, तो पाकिस्तानी एक ब्रांड बन चुका है जो दुनिया में बड़ा खौफनाक किस्म का ब्रांड है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों का तासुर जोन सा है वो कोई अच्छा नहीं होता, और वो लोग डील करते 100 बार सोचते हैं कि यार ये कैसा कंट्री है। हमें बड़ी मोहब्बत है वैसे, नो डाउट, बीइंग अ यूथ और पढ़ाने वाले और एजुकेशन के लोगों को, लेकिन सच्ची बात है दुख होता है वैसे कि हमारा तासुर,
हम वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद इस मुल्क का, इस कौम का तासुर बहुत अजीब। मुझे तो कासिम इस चीज़ का भी बहुत अफसोस होता है कि जब हम मुसलमान जाते हैं यूएई की साइड पे और वहाँ पे हमें मुसलमानों को खारजी कहा जाता है, हम पाकिस्तानियों को खारजी कहा जाता है। क्यों खारजी कहा जाता है? क्यों नहीं ये कहा जाता कि हम मुसलमान हैं? क्यों ये कहा जाता है कि ये दुबई का है और ये पाकिस्तानी है? ये एक स्टैम्प क्यों नहीं लगती कि हम मुसलमान हैं? हमारी स्ट्रेंथ इसी वजह से शायद कम हो चुकी है कि हमारे में यूनिटी नहीं रही है। नहीं रही, ये बात सही एक मुल्क के तौर पे अगर आप ये सोचें कि मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम है तो मुल्क में भी यूनिटी नहीं है। बाकी भी मुसलमान मुल्कों में यूनिटी तकसीम हो चुके हैं, बहुत तकसीम हो चुके हैं। बात सही है, बिल्कुल ऐसे। और इस पे देखो कोई तहरीक भी नहीं चल रही। सबसे बड़ा अलमिया ये कि कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है जो इकट्ठा करने के लिए हो। ग्रोथ तो बात की बात है, पहले इकट्ठा करने के लिए तो कुछ हो। उसमें बहुत सारे अनासिर आपको भी मालूम होंगे जो कि हमें इकट्ठा होने भी नहीं देंगे, लेकिन ये हमारी कोशिश तो होनी चाहिए ताकि हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें कि हमने कोशिश कर दी। सही बात है। वो है ना, हदीस है कि कम से कम दिल में आप बुरा चाहो, मानो उस चीज को, और वो ईमान का सबसे कमतर दर्जा है, लेकिन फिर भी कम से कम में तो है ना, ईमान में तो आगे ना। बहुत आला। यानी अब प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपको सारी अथॉरिटी मिल गई, आप क्या समझती हो कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो अपनी अगली नस्ल है उसे क्या दे के जाना चाहिए? जो अपना रियल ब्लड है उसको क्या दे के जाना चाहिए? उसका विजन उनके लिए क्या होना चाहिए? एक प्राइम मिनिस्टर को एक मुल्क के अंदर तालीम को प्रमोट करना चाहिए। तालीम को प्रमोट करने तक तो बात हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनको जॉब्स के ऊपर लगवाना एक मुल्क के सरबराह की जिम्मेदारी आती है। बात सही है। वैसे क्यों ऐसा हो रहा है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ के जा रहे हैं तो उसके बाद उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं? सही हो गया। ऐसे क्यों प्रोग्राम्स नहीं आ रहे हैं? सिर्फ लैपटॉप मिल रहे हैं, लैपटॉप्स के थ्रू आगे कुछ और भी कुछ स्कीम्स हो सकती हैं। सही बात है। और धरने सिर्फ हो रहे हैं, ये समझाया नहीं जा रहा कि धरनों की बजाय आप कुछ और इस तरह का प्रोडक्टिव कर लें कि यूथ कल को आपको खुद ही आपके साथ आ जाए। बात सही है। वैसे ये बहुत आला बात है कि छोटा सा पाकिस्तान सर्कल किया जाए, उस पर काम किया जाए, वो पाकिस्तान बदले, मिसाल बने, सारा पाकिस्तान कायल हो जाएगा। आप देखें ना कासिम, यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप इस पे देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, कादिज़म यूनिवर्सिटी भी है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन वहाँ पे लम्स भी है। सही बात। क्या लम्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको अल्लाह ने ये ज्यादा एबिलिटी दी है? क्या उसके स्टूडेंट्स को ज्यादा एबिलिटी दी है? सच है, बिल्कुल सच बात। क्या लम्स के जो डीन हैं, उनके जो रजिस्ट्रार हैं, जो उनके वीसी हैं, क्या उनको अल्लाह ने ज्यादा एबिलिटीज दे दी थी? कितना बड़ा सवाल है। वैसे बात सही है। और ये सवाल हमारे बड़ों के लिए है। क्यों? क्योंकि यूथ तो हम हैं, इस जनरेशन को तालीम तो वो दे रहे हैं, तरबियत तो वो दे रहे हैं। ऐसा है। बाद में ये कहा जाता है कि बच्चों के पास तरबियत नहीं है, तो तरबियत की कमी तो उधर से आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा यानी हम देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि अमेरिका में 96 में शिकागो लॉ स्कूल के अंदर एक टीचर है जो लॉ एंड एथिक्स पढ़ा रहा है। क्लास में सवाल किया जाता है, क्या बनेंगे सर आप? वो कहता है, आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आज वो स्कूल टीचर अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बराक ओबामा। क्या पाकिस्तान में मुमकिन है कि एक स्कूल टीचर से उठ के बंदा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ जाए? मेरा ख्याल है मुमकिन है। अगर आप उम्मीद रखें तो अल्लाह सब कुछ मुमकिन कर देता है। मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ पे बैठ के एफएम का प्रोग्राम करूंगी, शायद यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं सोचा था कभी। ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक लाइफ गुजारी जहाँ पे सिर्फ ये था कि जीपीए ज्यादा लेना है, सिर्फ रेस ही एक है। हाँ जी, सीजीपीए ज्यादा लेके उसके बाद अच्छी सी नौकरी करनी है, उससे गाड़ी लेनी है, उससे घर बनाना है, दैट्स ऑल। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह का भी कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो सब कुछ मुमकिन है अगर इंसान उम्मीद रखे अच्छी। बहुत आला। वेलकम बैक सामीन। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और आज मंजिल की मुसाफिर हमारे साथ एनी राशिद हैं। एनी राशिद जो उनसी वो NTS में डिप्टी मैनेजर हैं, साथ ही साथ जो उनसे मॉडरेटर स्पीकर हैं, इवेंट मैनेजर भी हैं। और आज दो बड़े मज़े के सेगमेंट हमने अभी गुजारे, 2 सेगमेंट्स रहते हैं। अब जो सेगमेंट हम बात करने लगे हैं सामीन, वो इस बारे में है कि जो तालीम का निज़ाम है, एनी ने क्योंकि अपनी तालीम यूनिवर्सिटी पंजाब के साथ और इदारों को भी देखा है, और बिलखसूस NTS में जब बंदा टाइम गुजारता है और रिक्रूटमेंट और सब चीज़ें उनके पास आती हैं, तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखे असल में नहीं होते। दे आर क्वालिफाइड बट एजुकेटेड नहीं है, उनके अंदर वो चीज़ नहीं उस डिग्री ने पैदा की।
यानी क्या देखती हो इस तालीम के निज़ाम में आखिर कमी क्या है? इस तालीम के निज़ाम में जैसे कासिम हमने पहले बात की कि स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हैं, असातिज़ा क्लियर नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ क्लियर नहीं है, और ऐसे इंतज़ामिया क्लियर नहीं है जो यूनिवर्सिटीज़ को चला रही हैं। सही। ऐसे सिस्टम्स डेवलप नहीं किए गए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को सही राह नज़र आए, सही तरीका नज़र आए और सही ज़रिए नज़र आए। ये तीन इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी वजह से आवाम इस वक्त और आपके स्टूडेंट्स इस वक्त शदीद किस्म की परेशानी का शिकार हैं। बिल्कुल सही। अब आप खुद देखें कि यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको कहा कि इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर ऑप्शंस होती हैं कि जी आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, आप बीसीएस भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फील्ड चेंज कर लेते हैं, उनको क्लियर ही नहीं हो रहा होता, इस टाइम तक क्लियर नहीं हो रहा कि आप ग्रेजुएशन तक क्लियर ही नहीं है कि आपने किस तरफ जाना किस तरफ है। सही बात है। अब बच्चे के जहन में ये बात डाल दी जाती है, बेटा तुमने बनना है डॉक्टर, सही। उसको बिठा दिया जाता है एफएससी के अंदर। बिल्कुल सही। टैलेंट उसके अंदर आईटी का था, सारी एनर्जी उसने और प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आ रही कासिम, प्रॉब्लम आ रही है स्कूल की लाइफ से। थोड़ा सा पीछे चलें इसमें। बिल्कुल ठीक है। हर लेवल पे क्यों नहीं असेसमेंट हो रही? बच्चे को क्यों नहीं जज किया जा रहा हर लेवल पे? बिल्कुल सही। क्यों ये किया जाता है कि 1+1 = 2 और बच्चा पास? और उसकी जो रियल इंटेलेक्ट है वो ऐसी नहीं होती नहीं है। हमारी क्यों इतनी बुकिश किस्म की क्यों सब चीजें हैं? इसमें क्यों क्रिएटिविटी नहीं है? बचा प्रॉब्लम स्कूल से बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप स्कूल से निकलते हैं और स्टेप करते हैं आगे, कॉलेजेस के अंदर आते हैं, इंटर लेवल पे आते हैं, वहां पे भी बच्चों की सिर्फ ये है कि एफएससी की तरफ जा रहे हैं, और एक टाइम आया कि आईसीएस की तरफ बहुत चल पड़े, बहुत ज्यादा। सही बात। जिसकी वजह से काफी ऐसे बच्चे जो बेचारे कर सकते थे वो आगे ही नहीं जा पाते। बजा बहुत सारी ऐसी खवातीन या ऐसे लड़के जो कि डॉक्टर की आगे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। खुदा के बंदे, क्यों तुमने एक सीट जाया करवाई? बजा सीट भी जाया की, अपनी एनर्जी, जिंदगी जाया की। बिल्कुल। और अब वो बिजनेस कर रहे हैं। तो पहले क्यों प्रॉब्लम आई? क्यों? उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी। उस पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बच्चे आगे उस फील्ड में चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उतना पैसा जो जाया हुआ, उतना वक्त जो जाया हुआ, उतनी एनर्जीज जो जाया हुई, बिल्कुल सही बात, उसको कौन कवर अप करेगा? और जो डिसअपॉइंटमेंट मिली वो फैला दी भी गई। बिल्कुल इसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट सोसाइटी में गई एक बंदे की वजह से। सोचो बिल्कुल इसी तरह से है। अब ठीक है, अगर उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी तो पेरेंट्स से पहले क्यों नहीं पूछा कि बेटा आप किस तरफ जाना चाहते हो? क्यों ये अभी तक ये बात? और आप यकीन करें कासिम, मैंने काफ़ी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के साथ किए हैं, मैंने काफ़ी उनके साथ एज ए स्पीकर गई हूँ, और मैंने वहाँ पे जब एक सवाल होता है कि आप इस प्रोग्राम में क्यों बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं किसी ने एक तो कभी कह देते हैं जी हमारे किसी मामू चाचू ने ला दिया, एक को कह देता है जी दोस्त जा रहा था इस वजह से चल पड़े, कोई कहता है जी अब्बू ने कहा कि इसमें चले जाए। तो भाई जब आपको क्लियर ही नहीं है कि आप यहाँ पे क्यों बैठ रहे हैं, बजा गाड़ी अपनी है, चला कोई रहा है। बिल्कुल इसी तरह से, और गाड़ी चला कोई और रहा है और ये भी नहीं पता कि जाना किधर है। ओ, सबसे खौफनाक जोन। बिल्कुल इसी तरह से ये अलमिया जोन सा है, ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। सही बात है। सबसे बड़ी बात देखो ना कि एक बंदा जो कुछ बन जाता है, प्रोफेशनल डॉक्टर या इंजीनियर, उसके बाद वो खुश नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में प्लेयर नहीं है, काम से वो इंजॉय नहीं उस काम को कर रहा होता, और उसका कितना बड़ा जोन सा नुकसान सोसाइटी को होता है कि एक डिप्रेस, एक गिरा पटा, एक ऐसा बंदा जिसके पास मोटिवेशन नहीं, जिसके पास स्पार्कल नहीं है, वो सोसाइटी को मिल गया और कुछ नहीं कर रहा हो। कासिम, आपके साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ होगा कि हम अपने टीचर्स के पास जाते हैं और वो कहते हैं अभी चले जो जी हम चाय पी रहे हैं। हाँ, ये ऐसा है, यूनिवर्सिटी पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे टीचर्स क्यों नहीं हैं जो कि बच्चा आया है तो उसको सही से रिस्पॉन्ड करें, बल्कि चाय पिलाएं कि बेटा बैठो, मैं सिखाता हूं तुम्हें। एग्जैक्टली, सही बात, एग्जैक्टली यही बात है। वही फ्रैंकनेस उनकी एमएससी या पीएचडी के स्टूडेंट के साथ क्यों जाके होती है? सही बात है। क्यों वो पहले बच्चे को इस तरह से डिग्रेड करके भेज देते हैं? और वहां पे प्रॉब्लम जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, वो वालिदैन से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से बाद में इंडस्ट्री और एकेडेमिया के लिए प्रोग्राम्स हम लोगों को लॉन्च करने पड़े होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिंकेजेस के ऊपर EC काम कर रहा है, हाँ। उसकी लिंकेजेस के ऊपर कई फॉर्म्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो गैप हम क्लियर कर पाए? वो गैप हम कवर कर पाए? वो बड़ा है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल इसी तरीके से है। सही बात है। जो डिमांड की जा रही होती है मार्केट की तरफ से और जो सप्लाई की जा रही है मार्केट की तरफ से, उनमें बहुत गैप है।
और टीचर्स को पता ही नहीं है। अच्छा, एक बड़ा प्रॉब्लम जो मैं मतलब कभी कभी ये सवाल करता हूँ, और इस सवाल को मैं आपसे इसलिए ज़रूर करूँगा कि मेरा प्रोग्राम मज़े का हो जाएगा। हमारे टीचर्स का एक्सपोजर कोई नहीं होता, उन्होंने सिर्फ पढ़ा होता है और उसके बाद वो पढ़ाने लग पड़ते हैं। उनका ज़िंदगी का तजर्बा, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा तजर्बा, कोई जॉब का, कोई बिजनेस करने का, कोई ऐसा एडवेंचर को वेंचर उन्होंने किया ही नहीं होता कि जिससे उनमें विजडम आए। कासिम, क्या आप अपनी सैलरी कम होती हुई देखना पसंद करेंगे? अगर मेरा पैशन है तो मैं तो कम करवा लूंगा, पैशन की तरफ चला जाऊंगा, सैलरी की खैर है। बहुत कम लोग हैं जो कि इस तरह से करेंगे। हाँ। हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा पैसे देती है, कॉर्पोरेट साइड ज़्यादा पैसे देती है, उनकी अवेलेबिलिटी होती है 9 to 5 के बाद। बिल्कुल सही बात है। वो उस टाइम में कुछ अपने प्रोग्राम्स को चला रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन क्या आपकी तालीमी इदारे इतना पे कर रहे हैं? नहीं। सबसे बड़ा मसला, वैसे बड़ा आपने एनालिसिस किया बड़े आराम से ना, छोटा सा ऑपरेशन करके एक बड़ा सा मसला हल कर दिया। बिल्कुल यही मसला है। जब मैंने कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी है उसके PhD डॉक्टर से पूछा, प्रोफेसर से पूछा कि सर आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, और मेरे लिए बड़ा ये शर्म वाली बात थी क्योंकि वो मेरे भी टीचर हैं। उन्होंने जब मुझे फिगर बताया तो मैं हैरान रह गई कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इस वक्त मैनेजर्स इतनी सैलरी ले रहे हैं। बात सही है, वैसे बात सही है, और ये PhD करके, बिल्कुल इतनी तालीम के बाद। तो क्या ऐसा बंदा जो इंडस्ट्री में बैठा हुआ है वो उस तरफ आना चाहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात सही है। अब इंडस्ट्री की तरफ से भी ये प्रॉब्लम है कि इंडस्ट्री क्यों नहीं ये बताती कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारी डिमांड है। अच्छा, इसका क्या सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसके ऊपर इंडस्ट्री को भी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है और अलाउ करे कि वो कुछ इस तरह से सेशंस करें यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और इस तरह से हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको बनाया जाए जो कि इंडस्ट्री में कल को डिमांड में आए। अब फॉर एग्जांपल अगर 2015 की बात हो रही है तो आज उनको बैठने की ज़रूरत थी, इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत थी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो इंडस्ट्री के लोग जो हाई की पोस्ट पे बैठे हैं उनके पास क्यों टाइम नहीं है। उनके पास इतना टाइम है कि वो अपना फॉर्म बना के चला लें। वो उन्हीं लोगों को बुला लें जो कॉर्पोरेट के सेक्टर के हैं। इन स्टूडेंट्स को जो कि कल के इस कॉर्पोरेट के सेक्टर के क्यों अकेला छोड़ दिया उन्होंने? बिल्कुल सही बात। उनके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। अच्छा एनी, मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और हफ्ते में मैं एक क्लास मैंने पढ़ानी होती है। मुझे पिछले दिनों बच्चे कहने लगे, आपकी बात मुझे याद आई तो ये वाकया याद आ गया। बच्चे कहने लगे जी आपकी समझ आती है और हमें मज़ा बड़ा आता है। मैंने कहा उसकी एक वजह है। वो कहते हैं वजह क्या है? मैं कहा मैं तनख्वाह के लिए नहीं आता। वो कहते हैं जी काहे के लिए आते हैं? मैं कहा मुझे शौक है पढ़ाने का और मुझे बिल्कुल नहीं होता कि चेक कब मिलना है। मैं कभी सैलरी जाके मैंने नहीं ली। वो नॉक करते हैं डोर, कहते हैं सर आप अपना चेक ले लें, आपका जो सा वो बना पड़ा था कब से, आप आते ही नहीं है, आप पढ़ाने आ जाते हैं लेकिन अकाउंट ऑफिस नहीं आते। मैंने कहा बात यह है कि मेरा तो है इबादत वाला काम, मेरा तो रांझा राजी होता है। इस ट्रेंड को कैसे लाया जा सकता है इस सोसाइटी में कि वो लोग जो पैशन वाले हैं, जो जज्बे वाले हैं, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो टीचिंग में आए। हमें बादशाह बनाने वाले लोग चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो रटे रटाए तोते बना रहे हैं, जो खुद नालायक हैं और GPA पे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, अटेंडेंस पे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं, बच्चे आके रोते हैं, कहते हैं जी सर को पढ़ाना भी नहीं आता और जो हमारे इंटरनल मार्क्स हैं वो भी कम लगाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो वो कॉपरेशन मांग रहे हैं वो हम नहीं दे सकते। बड़ा कॉमन ट्रेंड है ये, बिल्कुल इसी तरह से है। और इस अलमिया को ख़त्म करने के लिए एक तो हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कासिम जैसे आप जाके लेक्चर्स दे रहे हैं, इस तरह के कुछ और भी लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप तो सुरखरू हो गए, लेकिन पूरी आवाम तो सुरखरू नहीं हो पा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सही, बिल्कुल सही है। आप खुद तो सेटिस्फाइड हो गए, बिल्कुल, लेकिन क्या हमारे एंड पे भी ज़रूरत नहीं है कि हम एक दो लोगों को ऐसे साथ जोड़ के लेके चलें कि उनको भी इसके ऊपर कन्विंस किया जाए? हाँ, ये बात बड़ी ज़रूरी है। यानी हमें भी चाहिए बिल्कुल इस ट्रेंड को लाने के लिए हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। हमें 7 लोगों को जोड़ के लेके चलना है, जिसके लिए अभी पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स भी किए। अच्छा जी। और अभी कमिंग डेज में भी इस्लामाबाद में हमारा हो रहा है। कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री को और आपकी ये तालीमी इदारों को जोड़ने के लिए। उनको इकट्ठा बुलाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि क्या किया जाए, और ये हमारी कोशिश अल्लाह करे कि आइंदा दिनों में कुछ इसके ऊपर अमल भी हो जाए। बहुत बड़ी कोशिश है। मैं समझता हूँ कि पहला कतरा बड़ा इंपॉर्टेंट कतरा होता है, उसके बाद तूफान आ सकता है, बारिश आ सकती है, लेकिन पहला कतरा बहुत ज़रूरी है। यानी ये बताइएगा कि एक बच्चा जिसको फ़र्ज़ करते हैं, ये हमारा इसी सेगमेंट का छोटा सा हिस्सा बना लेते हैं, एक बच्चा आपके सामने बैठा है जिसने डिग्री ले ली है,
और जॉब नहीं मिल रही, वो क्या करे? उसको एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको जॉब हंटिंग आती हो। हमारे बच्चों को ये क्लियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के कुछ इदारे हैं, कुछ इस तरह की कंपनीज हैं विच आर वर्किंग फॉर द हायरिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द यंग प्रोफेशनल्स। अब इसमें देखें रोज़ी है और भी इस तरह के कुछ नाम हैं जो कि इसके ऊपर काम करें, लेकिन क्या उसके अंदर आपको सही से इंफॉर्मेशन डालनी आ रही है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हम उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें सैलरी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या, जिस तरह पिछले दिनों मेरी एक स्टूडेंट को की जॉब मैंने एक जगह कहा कि आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, उसने कहा कि मैडम यहाँ पे तो देखिए इतनी सैलरी नहीं है और मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ रहा होता है। ये बड़ा प्रॉब्लम। मैंने उससे सिर्फ 2 सवाल किए कि आपके पास एक्सपीरियंस है? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल, उसने BBA किया। तो भाई फिर क्या तवक्कात है? क्यों हम सोचते हैं कि एक फौरन आएंगे तो हम सीधा जाके बैठेंगे VP की चेयर पे? पहले ऑफिसर से तो शुरू करें। मुझे एक ना जॉक याद आ गया, बड़ा मजे का आपकी बात से। एक बच्चा पिछले दिन मिला के कहता जी मैंने सर, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, आपका प्रोग्राम सुना और आपके लेक्चर सुने, तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो मुझे उसने वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का जोन सा, तो उसने पूछा कि 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? कहता सर मैं आपकी सीट पे होऊंगा। कहता उसने मुझे फिर नहीं रखा। उसने कहा ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। मुझे ये बात बड़े खुशी से बता रही हूँ कि मैंने अपने NTS के सेक्रेटरी को ये कहा, उन्होंने कहा कि एनी आप अपने आप को 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कहाँ देखती हैं? मैंने कहा सर आपकी पोस्ट पे। ही वाज सरप्राइज्ड। 1 मिनट के लिए रुके, उसके बाद कहते हैं आपको मेरी पोस्ट सिर्फ क्यों नजर आई, आपको CEO की पोस्ट क्यों नजर नहीं आई? तो मैंने कहा सर थोड़े से रियलिस्टिक होकर भी सोचने की जरूरत है। हाँ। आपकी पोस्ट तक पहुंच जाऊंगी, उनकी पोस्ट तक 2-3 साल लग जाएंगे। बात सही है वैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हायर कर लिया। बहुत आला। वैसे वो बंदा डर गया होगा कि यार थे बंदा मेरी सीट पे आ रहे हैं, इन्होंने नहीं रखना। सामिन साथ रहिएगा। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से है, यानी कि जो बड़ी स्पेशलिटी है, बड़ी रिसर्च और बड़े पेपर्स जो उनसे हैं वो इससे रिलेटेड भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। एक गाना सुनते हैं और वापस आते हैं और बात करते हैं। जी वेलकम बैक सामीन। कभी कभी दिल करता है सामीन कि जो हमारी ब्रेक के दरमियान बातें थी ना, आप गाना सुन रहे थे, जो हम बातें कर रहे थे वो भी चली जाती ना, आप सुनते क्या कमाल बातें। और रियली वैसे बताऊँ ना, दुनिया में लोग कहते हैं खाने का बड़ा टेस्ट होता है और कॉफ़ी का टेस्ट होता है, मैं कहता हूँ बातों का भी टेस्ट होता है। कमाल बातें हो तो रियली जो सा ना वो बातें भी याद रह जाती हैं, वो बातें भी नक्श हो जाती हैं। एनी से अब हम जो बात करेंगे इस सेगमेंट में वो बात इस हवाले से है कि जो आज की औरत है वो कहाँ खड़ी है, उसे कहाँ होना चाहिए। और इस सोसाइटी में जहाँ पर इतने इश्यूज़ पहले ही बहुत से हैं पाकिस्तान को, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, उस पे बोलना, इसके बारे में क्या कहेंगी आप सारा? इसमें कासिम बहुत ज़रूरत है। जिस तरह पिछले दिनों मेरी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सेशन था, उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हुई और मैंने इसको बिल्कुल एक डिस्कशन बना दिया। अच्छा। बजाय इसकी कि लेक्चर दिया जाए कि ज़रूरत है कि आदमी औरतों की इज़्ज़त करें और उनकी इक्वलिटी की बातें करने की बजाय मैंने उनको कहा कि मेक इट अ डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। और उसमें इतनी अच्छी चीज़ें सामने आई। सबसे अहम चीज़ ये है कि औरत अगर ख़ुद मजबूत होगी, अगर वो खुद एम्पावर्ड होगी तो दूसरे उसको एम्पावरमेंट देंगे भी। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज़ ये है। हमारे वहाँ से उस डिस्कशन से जो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले वो ये थे कि एक तो बहुत ज़्यादा अलमिया है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम ख़वातीन या लड़कियाँ ये सोचते हैं कि हमें इज्जत नहीं दी जा रही। इज्जत तो कमानी पड़ती है, इज्जत तो लेनी पड़ती है। हमारे बॉस, अगर आप उसके अंदर जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं और कहा जाता है कि आपके कुलीग्स आपसे बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है, अल्लाह ने औरतों के अंदर एक सेंस ज़्यादा दी है। ये बात सही है, वैसे बिल्कुल सही कह, जिसके फौरन के फौरन सिग्नल्स आना शुरू हो। एग्जैक्टली। वो एंटीनास को अगर वो एक्टिव भी हैं और हमें पता भी लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज फिशी,
Why this person is talking? ना तो एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं बड़ी चीजें अपनी बेगम से पूछता हूँ, तुम बताओ। वो कहती है मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं कहता तुम्हारे एंटीनास तेज है। औरतों की ऑब्जर्वेशन अल्लाह ने ज्यादा अच्छी बनाई है। हाँ सही 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 सही, क्योंकि अल्लाह को ये पता था कि आदमियों ने ऐसा बिहेवियर रखना। हाँ सही 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 सही, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि बंदे ने अगले दिन समझ आती है। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं ना जी, कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पर लतीफ़ा सुनाया गया और सारे हंस रहे थे, एक मखलूक ऐसी थी जो अगले दिन हंस रही थी, तो मेरा ख्याल इशारतन काफ़ी है ये बात है ना। तो सामीन, ये अब जो बात हम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, एनी ने इतना काम किया, तो वो जो डिस्कशन आपके इवेंट पे हुई, क्या डिस्कशन थी? उसमें कुछ इस तरह के अनासर ही आए, जिसमें एक तो ये बहुत बात हुई कि ऐसी क्या तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को, जिस तरह स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा, लड़कियों ने, कि हम किस तरीके से अपने आप को एम्पावर्ड कर सकते हैं। और उसमें कुछ आदमी भी थे, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा रिलीजियस टॉक भी हो गई कि जी औरतें और आदमी बराबर नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें तो बिल्कुल कोई एतराज ही नहीं है ना, अल्लाह ने कह दिया तो बस सर आंखों पे अल्लाह की बात हो। लेकिन बात ये आई कि क्या आदमी औरतों के वो खर्चे पूरे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं? बात सही है वैसे। अगर वो बाहर जा रही है, क्योंकि वहां पे ये सवाल हुआ कि औरत बाहर क्यों जा रही है, क्या वो उसकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल सही। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि अब आदमियों को ये जरूरत है कि उनकी तरबियत के अंदर ये चीज लाई जाए। ये माँ की एक स्ट्रगल है कि उनकी तरबियत में लेके आए कि अगर आपका बिहेवियर अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं है तो दूसरे के साथ क्यों ऐसा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो बेसिकली मैं आदमियों को कसूरवार नहीं कहूंगी, मैं उनकी माँ को कसूरवार करूंगी। तरबियत नहीं हुई, उनकी तरबियत नहीं हो पाई, बात है, उधर कमी रह गई। और ये बातें बेसिकली स्टूडेंट्स ने बताई मुझे। मैं भी उस वक्त मैं तो बातें कर रही थी हैरासमेंट के ऊपर, और उनकी कि हमारे यहाँ पे कितनी खवातीन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, जिनको पीस के प्राइज मिल रहे हैं। मैं उनके ऊपर बातें करने गई थी, लेकिन ये बातें, क्योंकि वो बातें तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कासिम, मैं वो बातें करना चाह रही हूँ जो कि प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं किताबों की बातें नहीं करना चाह रही हूँ। सही है वैसे, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बहुत अहम चीज है कि औरतें खुद को अपने आप को मनवाएं। अगर जिस तरह मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम हम जब बाहर जाते हैं तो कॉरिडोर में ये लड़के बिल्कुल साइड पे नहीं होते हैं, मैंने कहा आप क्यों नहीं अपने आप को स्ट्रांगली खड़े होकर इनको कहते कि जगह बना दो। मैंने कहा अगर आप ये कहेंगी तो यकीन करें, बात सही है, आदमियों की इतनी हिम्मत नहीं होगी, जरूरत नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बल्कि ये बात सच्ची है, आप भी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार चुकी हो, मैंने भी देखा है कि वो लड़कियां जो खुद वीक होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये प्रॉब्लम है, वो वीक नहीं होती हैं, उनकी कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनको सबको मिलके उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। कुछ फाइनेंशियल, कुछ फैमिली के, कुछ शायद साइकोलॉजिकल, कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं। और इनके लिए डिफरेंट अगर हम प्रोग्राम्स रखते हैं, क्यों हमें ये कहा जाता है कि वो सिर्फ एक लड़की जो है वो ऑफिसर की जॉब पे जा रही है, वो क्यों एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती? कई इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हो रहे हैं। बात सही, बिल्कुल उनको हम अगर प्रमोट करें तो खवातीन इसमें भी आगे जा सकती हैं, खवातीन बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती हैं। और ये आइडियाज यहाँ पर नहीं बताए जा रहे, ना इस पे बात बिल्कुल इसी तरह से ना सिखाया जा रहा है। आज की औरत को आप क्या पैगाम देंगी? मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने आप को मजबूत रखें, स्ट्रांग बनाएं अपने आप को, इज्जत कमाएं अपनी। सही। और औरत किसी से कम नहीं होती है। सही। लेकिन अल्लाह ने औरत को हमेशा, अगर आप देखें तो मर्द के बराबर नहीं बनाया, इस चीज को भी ना भूलें। बात सही। अल्लाह ने जो निजाम बनाया उसको लेके चलते हुए अच्छे तरीके से, क्या बात है वैसे, बहुत एक अच्छी बीवी का जरूर सोचें, सिर्फ एक डिप्टी मैनेजर होने का ना सोचें। बहुत आला, बड़ी शानदार बात। बल्कि मुझे अपने उस्ताद का जुमला याद आ रहा है। मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ फरमाते थे कि अगर एक औरत अपने खामंद को गुलाम बनाती है तो गुलाम की बीवी कहलाती है, अगर देवता बनाती है तो देवी कहलाती है। बिल्कुल ऐसे, पूरी ऑप्शन उसके पास होती है। और हमारी सोसाइटी में बहुत सी गुलाम की बीवी हैं क्योंकि वो गुलाम बना लेती है ना उनको। बिल्कुल बात सही है। यानी आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और सैटरडे को टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था। मैं यकीन से कहूँगा कि मेरे सुनने वालों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। उनकी लाइफ में एक कमी सी थी जो आज आपकी बातचीत से पूरी हुई। अल्लाह आपको आबाद रखे। और सामीन, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में एक और मंजिल के मुसाफिर के साथ हम अगला प्रोग्राम करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि आप जब भी दुआ करें तो आज हमारा जो गेस्ट है उसके लिए भी और मेरे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड